Now today we are start from the changes in the centriole. In last class we teach us कैप फेज. ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? कैप फेज. कैप फेज का आपका ये डायग्राम है, ये देखिए यहाँ लिखा है कैप फेज कि ये जस्ट न्यूक्लियस के हेड रीजन में इस तरह से ये कैप लाइक आपके ऊपर में लगा है. ये कैप बना किससे है? acrosomal granules and acrosomal vesicles. Acrosomal granules are formed by fusion of proacrosomal granules. Dense granules are fused together to form acrosomal granules, and acrosomal vesicles are formed by vacuoles which are present in the Golgi. These are vacuoles. All vacuoles are fused to forms first of all proacrosomal vesicle, and then all proacrosomal vesicle fused together to forms acrosomal vesicle, and these acrosomal vesicles cover the acrosomal granules, so half portion of the head of the nucleus, and it forms a acrosomal membrane all over the न्यूक्लियस. तो इसलिए यहाँ पे इसे कहा गया कैप फेज. और जो रेस्ट है वो आपका गोल्गी का वो डिस्कार्ड हो जाता है, और रेस्ट साइटोप्लाज्म भी है वो भी आपका डिस्कार्ड हुआ है. सो रेसिडुअल साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो ये है आपका कैप फेज था ना. द रिमेनिंग ऑफ द गोल्गी डिस्कार्डेड फ्रॉम द स्पर्मेटिड एज गोल्गी रेस्ट along with some cytoplasm. ठीक है, with some cytoplasm वो आपका डिस्कार्ड हो गया. नाउ अब आगे बढ़े. नाउ चेंजेस इन द सेंट्रियोल. अब सेंट्रियोल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? नाउ सेंट्रियोल इज सिचुएटेड जस्ट बीनीथ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के जस्ट बीनीथ, यहाँ पे थोड़ा आप देखिए इस तरह से डिप्रेशन है. यहाँ पे आपका रहेगा सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एंड दिस वन इज डिस्टल सेंट्रियोल. ठीक है, तो ये सेंट्रियोल के आपके टू हो गए, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल. नाउ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल सिचुएटेड जस्ट बीनीथ द न्यूक्लियस, एंड द डिस्टल सेंट्रियोल इज द इनिशिएशन पॉइंट और बेसल पॉइंट ऑफ द एक्सियल फिलामेंट. यहाँ से आपके इस तरह से एक्सियल फिलामेंट आपके बन रहे हैं. तो एक्सियल फिलामेंट के बनने के लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं आपके ये डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे दिख रहा है. अब आइए इसको कैसे लिख रहे हैं. ना चेंजेस इन द सेंट्रियोल. ना ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ sperm differentiation, the two centriole move to a position just behind the sperm nucleus in the neck region. ठीक है, जैसे अर्ली स्टेज में ये दोनों सेंट्रियोल जो इधर के हैं वो सेंट्रियोल मूव करके आपको जस्ट न्यूक्लियस के नीचे आपका सिचुएटेड हो जाएगा. सो टू सेंट्रियोल मूव टू ए पोजीशन just behind the sperm nucleus in the neck region. Okay, now next point, the proximal centriole situated in the depression of the nucleus. बताया ना कि ये proximal जो है वो just इसके डिप्रेशन में रहेगा. इसका रीज़न क्या है इसके डिप्रेशन में रहने का? कि जब आपका ये स्पर्म आपके ओवा को फर्टिलाइज करेगा उस टाइम में किसी हर स्पीसीज में हर क्लास में डिफरेंट टाइप का आपका फर्टिलाइजेशन होता है. और फर्टिलाइजेशन में किसी कंडीशन में पूरा इस होल स्पर्म पेनिट्रेट इनटू द ओवम, कुछ में आपका हाफ पार्ट ऑफ द स्पर्म पेनिट्रेट इनटू द ओवम, बट न्यूक्लियस जरूर जाएगा. किसी भी कंडीशन में जब न्यूक्लियस आपका इंटर कर जाएगा फर्टिलाइजेशन के टाइम में
ओवम के अंदर, तो न्यूक्लियस के साथ साथ ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये मस्ट आपके इसके साथ ये भी पेनिट्रेट करेगा। अगर ये पेनिट्रेट नहीं किया तो आगे जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा और आगे फर्दर जो क्लीवेज होता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टू, जब एन जब आपका फ्यूज होगा तो आपके है ना कि ये पूरा आपका एन बन रहा है। इसी तरह से हम लोग oogenesis करेंगे, वो भी एन है और दोनों आपके फ्यूज होंगे N2N, एक एम्ब्रियो बनेगा। अब इस 2N में हमारा क्लीवेज स्टार्ट होता है। तो ये काम जो क्लीवेज का इनिशिएशन जो है उसके लिए ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का होना मस्ट है। इसलिए प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इसके डिप्रेशन में रहेगा, तो जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ ये भी आपका ओवम में पेनिट्रेट कर जाएगा। इसलिए ये सिचुएटेड है आपका डिप्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस इन ब्रैकेट इन द पोस्टीरियर रीजन। ठीक है, पोस्टीरियर रीजन में। ना द डिस्टल सेंट्रियोल गेट पोजीशन बिहाइंड द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल का पोजीशन जस्ट प्रॉक्सिमल के बाद वो उसका पोजीशन रहेगा। ठीक है, और डिस्टल सेंट्रियोल से आपके एक्सियल फिलामेंट, ये लिखा है एक्सियल फिलामेंट्स बनेंगे। ठीक है, और एक्सियल फिलामेंट्स के दोनों साइड में इस तरह से देख रहे हैं क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब नेक्स्ट आएगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो पूरे सेल बॉडी में था, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे कहीं कहीं आप देख रहे हैं, इधर इधर कहीं भी यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया आपका बना सकते हैं। ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया आपका कलेक्ट होके कहाँ आ जाएंगे, टेल रीजन में। और टेल रीजन में ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके बिल्कुल स्पाइरल अरेंज होके आपका एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर स्पाइरली ये आपका एक शीथ बना देगा और इधर नहीं रहेगा, जो भी रहेंगे सारे माइटोकॉन्ड्रिया इधर टेल रीजन में। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, ये आपको स्पर्म को एटीपी प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि स्पर्म मूव कर सके, मूव करके वो ओवम तक पहुंच सके, है ना। इसे फर्टिलाइज करना है तो उसको वो फर्टिलाइज करने के लिए वहाँ तक वो पहुँच सके, तो वो एनर्जी आपको ये प्रोवाइड करेगा बाय द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो द डिस्टल सेंट्रियोल gives rise to the axial filaments of the flagellum of the spermatozoon. ठीक है, now repeat the line. The distal centriole gives rise to the axial filament. ठीक है, यहाँ से gives rise आपके distal centriole से axial filament का बनेगा of the flagellum of the spermatozoon, for which it serves as a basal granules. For which it serves as a basal granule. It means the distal centriole, this one, distal centriole is the basal point for the axial filament. So serve करेगा as a basal granules. Full stop. The mitochondria नहीं सॉरी, यहाँ लिखा माइटोकॉन्ड्रियल, दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रियल, AL। the mitochondrial elements accumulate and becomes twisted spirally। बताया ना, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रियल एलिमेंट्स और वो ट्विस्ट हो जाएंगे स्पाइरली अराउंड द एक्सियल फिलामेंट्स। दिस स्पाइरल शीथ इन ब्रैकेट इन मैमल ब्रैकेट क्लोज प्रोवाइड्स एनर्जी। क्योंकि इस तरह का स्पाइरली जो अरेंजमेंट है ये अरेंजमेंट मैमल में ही होगा। एनर्जी तो सारे इसमें प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे स्पर्म में भी ये इसका काम एनर्जी ही प्रोवाइड करना है, बट इन केस ऑफ मैमल ये स्पाइरल अरेंजमेंट जो है वो केवल मैमल में ही आपको दिखेगा। सो दिस स्पाइरल शीथ प्रोवाइड्स एनर्जी इन ब्रैकेट
stored as ATP bracket close to sperm for their movement towards ovum, to sperm for their movement towards ovum, है ना, कि स्पर्म को का मूवमेंट के लिए ये प्रोवाइड करेंगे एनर्जी, और किधर मूव करके जाना है, टुवर्ड्स द ओवम, ओवम की ओर जाने के लिए। तो ये चेंजेस आपके माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे। ये देखिए नेक्स्ट डायग्राम, ये देखिए ये इस तरह से स्पाइरल अरेंजमेंट है, इस तरह से ये स्पाइरल अरेंजमेंट है। अब यहाँ पूरी लेवलिंग हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, एक्रोसोमल वेसिकल, जेनेटिक मटेरियल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पूरा ये न्यूक्लियस, दिस वन इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, this one is distal centriole, that is the basal granule for the axial filament, this one is axial filament जो बीच में है, उसके चारों ओर आपके माइटोकॉन्ड्रियल शीथ प्रेजेंट है, और यहाँ पे है डार्क रिंग सेंट्रियोल एंड नेक्स्ट थिक फाइबर। ठीक है, अभी फिर इस डायग्राम को दिखाएंगे। अब आगे देखिए, नाउ चेंजेस इन द साइटोप्लाज्म। The abundant cytoplasm of the spermatid is reduced to a condensed layer। जितने भी और साइटोप्लाज्म है स्पर्मेटिड में वो रिड्यूस्ड होके आपके कंडेंस्ड लेयर बनाएंगे, और जिसे कहते हैं मैनकेट इन स्पर्म, मैनकेट इन स्पर्म, दोनों साइड में यहाँ पे इस तरह से मैनकेट। ठीक है, ये हो गया आपका मैनकेट, ये कंडेंस्ड आपके साइटोप्लाज्म है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रिंग सेंट्रियोल। नाउ रिंग सेंट्रियोल, ए डार्क रिंग इज प्रेजेंट इन बिटवीन द मिडिल पीस एंड टेल। टेल क्या, मिडिल पीस, मिडिल पीस और प्रिंसिपल पीस होगा टेल कैप। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रिंग सेंट्रियोल, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रिंग सेंट्रियोल, दिस वन रिंग सेंट्रियोल। अब इस टेल को भी डिवाइड किया, देखिए इधर हेड लिखा और ये पूरा है आपका टेल। अब टेल में भी 3 पार्ट्स हैं, टेल में आपके 3 पार्ट्स हैं, मिडिल पीस, प्रिंसिपल पीस, एंड पीस। तो यहाँ से आपको शिवानी मैम इसका डिटेल पढ़ाएंगी। हमारा पढ़ाना था कि स्पर्म कैसे बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक स्पर्म, ये क्या कहते हैं, मिडिल पीस होगा, फिर आपके प्रिंसिपल पीस होंगे, एंड लास्ट जो होगा वो एंड पीस होगा। तो पूरा मिला के ये 3 पार्ट मिला के ये पूरा टेल हो गया, ये हेड हो गया, और इस रीजन को नेक बोलते हैं, रिंग सेंट्रियोल। एंड लास्ट एक्सियल फिलामेंट्स। एक्सियल फिलामेंट देखा है कहाँ से बन रहा था, डिस्टल सेंट्रियोल से। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रियोल ऑफ द स्पर्मेटिड्स। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपका डिस्टल सेंट्रियोल से। क्या, एक्सियल फिलामेंट्स। नाउ इट हैज़ ए पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर in the center and a ring of 9 pairs of longitudinal fibers surround it। ये क्या है, आप इसको पढ़ चुके हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स में कि 9+2 में रहता है, इस तरह से सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स में अरेंजमेंट जो है 9 का आपका रहता है। तो वही लिखा है, इट हैज़ ए पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर इन द सेंटर। पेयर में 2 वाले रहेंगे, 2 यहाँ रहेंगे, और 9 आपके चारों ओर। अब यही ऐसे ऐसे, यही है एक्सियल फिलामेंट। अगर डिटेल आप देखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो वो यही है
9+2 का ये अरेंजमेंट रहेगा एक्सियल फिलामेंट्स के। सो ये सेंटर में आपके पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर इन द सेंटर एंड ए रिंग ऑफ 9 पेयर्स, रिंग ऑफ 9 पेयर्स। इस तरह से पेयर में है ना ये सारे, तो इस तरह से 3 3 6 है ना, 6 बनाए हैं, ये 9 होंगे, 7 8 और एक और बना दीजिए 9। इस तरह का अरेंजमेंट होगा। ये आप पढ़ चुके हैं साइटोलॉजी में, माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट 9+2। तो 9 पेयर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर सराउंडेड इट, फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपके एक स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। फाइनली रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म डिसइंटीग्रेटेड। अब और जो रेस्ट साइटोप्लाज्म जो बचा वो सारा आपका डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, वो सारा डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म का साइज़ भी बहुत छोटा है और इसे फ्लो करना है, मूव करना है, तो जितने साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की ज़रूरत है वही इसमें रहता है। अदरवाइज जिसकी ज़रूरत नहीं है वो सबको, ये नेचर का ही है इस तरह का, उस सारे को डिस्कार्ड कर दिया गया। क्योंकि स्पर्म का काम क्या है, स्पर्म का काम है मेन ये जेनेटिक मटेरियल को ओवम तक पहुंचा के उसके साथ फ्यूज़ करना। ये फादर का है जेनेटिक मटेरियल, और मदर के अंदर आपका ओवम है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये हेड बनना, इस तरह से हेड का बनना और इस तरह से टेल का होना मस्ट है। ये टेल के मूवमेंट से ये आपका जो स्पर्म है वो ओवम तक पहुँच पाता है, और वहाँ जाने के बाद ये हेड रीजन जो है वो उसे पंक्चर करेगा, तभी आपका कोई एक बड़ा सा इस तरह से ओवम है, और इस तरह से आप देखिए इस तरह से स्पर्म जो है इसे पंक्चर करने की कोशिश करेंगे। पंक्चर करने के बाद अंदर में ये एन है, इसके पास भी जेनेटिक मटेरियल, ये एन आपको इसको दे देगा। तो मेन स्पर्म का एन ही चाहिए और स्पर्म का कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए। और ये हेड और टेल का होना यहाँ तक आने के लिए, ये ओवम तक पहुँचने के लिए इसकी ज़रूरत है। इसीलिए स्पर्मेटिड भी आपका जो स्पर्म से पहले जो आपका बना था स्पर्मेटिड, वो भी एन था, ये भी एन है। बट ये जो हमारा डिफ्रेंशिएशन हुआ है, डिफ्रेंशिएशन में जो जिसको कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस, इसमें मेन हेड एंड टेल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल सेम है, यहाँ भी एन है यहाँ भी एन है, तो एन को केवल यहाँ तक पहुँचा देना है, और जब फ्यूज होगा तो ये 2n का एक जायगोट बन जाएगा। इसीलिए फाइनली रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म डिसइंटीग्रेटेड, फुल स्टॉप। At this stage, spermatid is called a sperm। अब spermatid जो है उसे हम लोग sperm बोलेंगे, और spermatozoan, spermatozoan, ठीक है ना। अब क्या होना है, अब ये स्पर्म बन गए आपके, अब इस स्पर्म को आपको रिलीज होना है। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से इसे रिलीज हो जाना है। अब रिलीज होने के लिए वो आपका जिससे वो अटैच है, किससे अटैच है, सर्टोली सेल्स है, जो न्यूट्रिटिव सेल्स थे, तब उससे ये सेपरेट होंगे, ठीक है। और सेपरेशन जब होगा आपका स्पर्म्स का सर्टोली सेल से आपका डिटैचमेंट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, दिस वन। सो द स्पर्म रिमेन स्टिकिंग टू द सर्टोली सेल्स। क्यों सर्टोली सेल्स अटैच है, क्योंकि ये न्यूट्रिटिव सेल्स हैं, और वहाँ से इसे न्यूट्रिशन मिल रहा है स्पर्म को, वहाँ से न्यूट्रिशन लेके ये अपने को डेवलप किया, डिफ्रेंशिएट किया, डिवाइड किया, डिफ्रेंशिएट हो गया, अब ये स्पर्म बन गया। अब इसे टेस्टिस से रिलीज होना है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होना है। So its separation from the Sertoli cell is called spermiation, comma, after which it falls into the lumen of the seminiferous tubule। और जब इस स्पर्मिएशन हो जाएगा, उससे डिटैच हो गया आपका सर्टोली सेल से, उसके बाद ये आपका ल्यूमेन में जो आपका ट्यूब्यूल है, इस तरह का ये ट्यूब्यूल है,
इस तरह का आपने डायग्राम शुरू में देखा था। इस तरह से ट्यूब्यूल था। इस ट्यूब्यूल के सेंटर में आपका आ जाएगा ल्यूमेन ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और वहाँ से पास होके बाहर थ्रू द वासा इफ्रेंसिया एंड वास डिफरेंस ये आपका बाहर आ जाएगा स्पर्म। और बाहर आने के बाद फिर वो लिक्विड मीडियम में ही वो फीमेल बॉडी में फिर पेनिट्रेट कर जाएगा और वहाँ वो ओवम को फर्टिलाइज करेगा। तो इस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा स्पर्मियोजेनेसिस। ये स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोटेलियोसिस, ये हाफ पार्ट है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का, और फर्स्ट हाफ जो था आपका था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, एंड सेकंड पार्ट आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मियोजेनेसिस मीन्स डिफ्रेंशिएशन। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका oogenesis। Now oogenesis means formation of ova inside the ovary. Now oogenesis फॉर्मेशन ऑफ ओवा, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस था फॉर्मेशन, या जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस आइदर फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ ओवा वहाँ था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो और दोनों oogenesis प्लस स्पर्मेटोजेनेसिस टुगेदर कॉल गैमीटोजेनेसिस। गैमिट, क्योंकि ओवा का भी बनना, ओवा भी गैमिट है और स्पर्म भी गैमिट है। ओवा आपका फीमेल गैमिट है और स्पर्म जो है वो आपका मेल गैमिट है। इसलिए टोटल आपका चैप्टर का नाम है गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ गैमिट्स। उसमें फिर हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग पढ़ लिए अब फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिट्स, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे आपका oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। और फॉर्मेशन ऑफ ओवा कहाँ होगा? इन फीमेल गोनेड और इन ओवरी। ठीक है, प्रोसेस सारा सेम है, डिफरेंस बहुत माइनर यहाँ पे डिफरेंस होंगे। यहाँ भी माइटोसिस डिवीज़न होगा, फिर देन मियोसिस डिवीज़न होगा, क्योंकि यहाँ भी फीमेल गैमेट जो है इसे एन होना है, क्योंकि ये भी जब एन होगा और मेल का भी एन होगा तभी दोनों फ्यूज़ करके ट्वेन बनेगा। सो नाउ oogenesis. Oogenesis is the process in which primordial germ cells developed and differentiate into female gametes। डेवलप होगा और फिर डिफ्रेंशिएट होगा। सेम है, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी प्राइमोडियल जर्म सेल्स डेवलप किया था एंड डिफ्रेंशिएट किया इनटू, वहाँ पे मेल गैमेट में था, यहाँ पे फीमेल गैमेट में डेवलप एंड डिफ्रेंशिएट इनटू फीमेल गैमेट, दैट इज ओवा। कहाँ? इनसाइड द फीमेल गोनेड, इनसाइड द ओवरी। ओके, ना नेक्स्ट पॉइंट अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आ जाएंगे हम लोग प्राइमोडियल जर्म सेल्स में। ठीक है, अब प्राइमोडियल जर्म सेल्स में आने के लिए सबसे पहले हम लोग ओवरी का डायग्राम देखेंगे। ये डायग्राम है आपका ओवरी का, ये पूरा डायग्राम आपका ओवरी का है। फिगर है सेक्शन ऑफ ए मैमेलियन ओवरी शोइंग साइक्लिक चेंजेस, कैसे कैसे चेंजेस है उसको यहाँ दिखाया गया है। यहाँ से स्टार्ट किया गया है, जैसे जैसे बड़ा होता हुआ ये हुआ, फिर इस तरह से दिखाया गया। ऐसा नहीं है कि यहीं से स्टार्ट होना है। हम लोग बुक के फॉर्म में देखेंगे कि एक एक स्टेप वाइज हमें पढ़ना है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक सीरीज़ में कि धीरे धीरे बड़ा होता गया। देखिए यहाँ से ऐसे बड़ा होता गया, फिर साइड में आया, साइड में आया, फिर एकदम साइड में भी पूरा इस तरह से बल्जिंग हो गया और यहाँ से रिलीज हो गया। जैसे वहाँ स्पर्म रिलीज होगा, यहाँ पे ओवा रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद अंदर में ये बन रहा है कॉर्पस ल्यूटियम, फिर ये अंदर में, और ये रिलीज हो गया। जैसे स्पर्म रिलीज हुआ वैसे यहाँ पे
ओवा भी रिलीज हो गया जब एन होके ये बाहर रिलीज हो गया। तो ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काम या इस वॉल से नहीं बनेगा, यहाँ से नहीं होगा या यहाँ से, एक सीरीज़ में, एक सक्सेसिव सीरीज़ में दिखाना है, इसलिए डायग्राम में इस तरह से दिखाया जाता है। तो यहाँ से आपका ओवरी जो है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, सारे वर्टिब्रेट्स में। केवल आपके बर्ड्स में वहाँ पे आपके लेफ्ट ओवरी होता है, राइट ओवरी एब्सेंट होता है इन केस ऑफ बर्ड्स। आप क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखिएगा, बर्ड में ये फ्लाइट एडेप्टेशन है कि केवल एक ही साइड केवल ओवरी होता है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड का ओवरी एंड ओविडक्ट एब्सेंट होता है। बट इन केस ऑफ चाहे पाइसेस हों, एम्फीबियंस हों, रेप्टाइल्स हों या मैमल्स हों, इन सारे में पेयर्ड ओवरी होगा, और वो ओवरी आपका अटैच है एब्डोमिनल कैविटी में बाय ए मीजोवेरियम। मीजोवेरियम ये वाले टिश्यू यहाँ पे ये मीजोडर्म है, जिससे कि वो आपके एब्डोमेन से अटैच रहता है और इस तरह से बैलून लाइक इस तरह से हैंग करते रहता है। ओके, नाउ ओवरी के आपके जो आउटर लेयर है उस लेयर को कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। टेस्टिस में भी सेम है, वहाँ पे भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था, वहाँ उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो लाइंड है किनारा वो जर्मिनल एपिथेलियम का था। वैसे यहाँ भी ओवरी में ये है जर्मिनल एपिथेलियम। अब यहाँ से सेल्स डिटैच होते हैं, और जो सेल्स डिटैच होंगे और जो इस तरह से ये शुरू हो गए बनने, धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, यहाँ से सेल सब जितने भी ये वॉल है ये सारे में डॉट हो जाएगा, इस तरह से सब सेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम से जो आपके यहाँ से सेल्स डिटैच हो रहे हैं, या सेल के नाम से भी नाम यहाँ दिया जाएगा या फॉलिकल के भी व्यू से यहाँ नाम दिया जाएगा। तो जो सबसे पहले जो आपके डिटैच हो रहे हैं वो है अर्ली प्राइमरी फॉलिकल। अगर सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नेम देंगे तो प्राइमोडियल जर्म सेल्स। तो अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, दिस वन इज डिटैच फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल लेयर है ये, यहाँ के जो सेल्स होंगे जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स और जर्म सेल्स विच डेवलप इनटू ए अर्ली प्राइमरी फॉलिकल। फिर ये थोड़ा और बड़ा हुआ, उसमें डिवीज़न हो रहा है लेट प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। लेट प्राइमरी फॉलिकल शुरू का है, ये थोड़ा लेट का हुआ, थोड़ा और बड़ा हो गया। उसके बाद आगे है सेकेंडरी और एंट्रल फॉलिकल। ये सेकेंडरी और एंट्रल फॉलिकल अभी हम बताएंगे इसको डिटेल में, नीचे देखिए सारा बना है। तो सेकेंडरी फॉलिकल और जब बड़ा डेवलप होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, तो ये अब साइड में आ गया। पहले किनारे है, किनारे के बाद फिर सेंटर में आता है। किनारे का क्यों कैसे है, क्योंकि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ डिटैच होना, तो पहले किनारे रहेगा, धीरे धीरे ये सेंटर में आएगा। सेंटर में क्यों आएगा, सेंटर में उसे पूरा ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज, नर्व वेसल्स सारा कुछ इन्हें यहाँ पे प्रोवाइड होगा, जिसमें स्ट्रोमा में, और वहाँ पे वो डेवलप होगा। तो स्टार्टिंग जो है वो कॉर्टिकल रीजन, बाद में वो ओवरी के मेडुलरी रीजन में स्टोमल पॉइंट में यहाँ पे ये आपका डेवलप होके बड़ा आपका बनेगा। फिर जब इसे मैच्योर होने के कंडीशन में आएगा, फिर ये किनारे जाएगा, क्योंकि इसे अब रिलीज होना है। तो फिर यहाँ से देखिए ये दोनों दिखाया गया है कि आपका साइड में आ रहा है फॉलिकल अप्रोचिंग मैच्योरिटी। जो फॉलिकल है वो आपका मैच्योरिटी की ओर जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, एट्रेटिक फॉलिकल कहते हैं। नाउ सम सेल्स आर डिवाइड बट ऑल सेल्स आर नॉट डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट इनटू फॉलिकल। सम सेल्स आर डिजेनरेट, दो सेल्स आर नोन एज एट्रेटिक फॉलिकल। जो सेल्स डिवाइड डेवलप नहीं कर पाएंगे उसे एट्रेटिक बोला जाता है। तो ये एट्रेटिक है जो डिजेनरेट कर जाता है, क्योंकि बहुत सारे सेल्स यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, तो सारे के सारे आपके डेवलप नहीं होंगे, कुछ उसमें डेथ भी कर जाते हैं, तो वो सब उस तरह वाले सेल्स को एट्रेटिक बोलते हैं ना। फिर ये साइड में आ गया बिल्कुल मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल। ये है आपका मैच्योर एंड ग्राफियन फॉलिकल। ना अब हम लोग
नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे।